नमस्कार, मैं शाहबाज। वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मंत्री पूनम प्रभाकर ने गणेश विसर्जन के दौरान राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध की घोषणा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं को मानवता के लिए मार्गदर्शन बताया, समाज में एकता की अपील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने झील के बफर जोन में इमारतों को ध्वस्त करने पर नोटिस जारी करने की आवश्यकता को खारिज कर दिया। हैदराबाद में बस की टक्कर से युवा लड़की की मौत, ड्राइवर की लापरवाही का शक। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने टैंक बंद पर विसर्जन की खराब व्यवस्था पर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। अब खबरें विस्तार से। परिवहन एवं वीसी कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गणेश विसर्जन जुलूस के अवसर पर 17 सितंबर को सभी राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस दिन मुख्य गणेश विसर्जन जुलूस निर्धारित है और तीनों कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। मंत्री ने जनता से अपील की है कि गणेश विसर्जन जुलूस को पूरी तरह से धार्मिक और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करे, बिना किसी राजनीतिक रंग से। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने गणेश विसर्जन और मिलादुन नबी जुलूसों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की है और किसी भी व्यक्ति या संगठन को भड़काने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। गौरव मुख्यमंत्री मुग्गुरु कमिश्नर डीजीपी गाరు స్థాయిలో మాట్లాడి మనం జాగ్రత్త నిమజ్జనం ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం మిగతా సైబరాబాద్ ఉన్నా రాచకొండ ఉన్నా హైదరాబాద్ కేంద్రంగానే మిగతా చిన్న ట్యాంక్స్ ఉన్నా ట్యాంక్ బండ్ కేంద్రంగానే జరుగుతాయి కార్యక్రమం అందరికీ తెలుసు. సో మనం జాగ్రత్తగా ఉండి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండి ప్రజల సహకారం అడగడం తప్పలేదు, అంతే తప్ప మనం ఇక్కడ ఎవరినో ఉద్దేశించుకోలేదు. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद की जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल एक धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए मार्गदर्शन का संदेश है। उन्होंने बताया कि चाहे खालिद सैफुल्लाह रहमानी की किताब की सराहना की। मुख्यमंत्री ने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तेलंगाना और हैदराबाद से संबंध पर गर्व व्यक्त किया और मजलिस के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के संसद में गरीबों, दलितों और आदिवासियों के मुद्दों को उठाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद चुनावों के बाद हम सभी मिलकर अपने शहर और राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जो रास्ता दिखाए वो रास्ता खाली माइनॉरिटी भाइयों के लिए नहीं, इस दुनिया में जो लोग हैं शांति अमन से जीने के लिए जो कोशिश कर रहा है वो रास्ता हम सब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने परिवार को बोलने के लिए मौलाना रहमानी साहब एक अच्छा किताब लिख के मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से बच के रहना है। आगे यहाँ से कोई भी अगर चुन के जा रहा है इस देश को बचाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले रहा तो और बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क को बचाने का आज़ादी हमने लड़के ला ली, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी भी अपना ही है। तो जैसे मौलाना रहमानी साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद रास्ता जो दिखाए वो रास्ता में गए तो इस मुल्क को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ एक अच्छा रास्ता में हम लोग चलना है। ये अच्छा रास्ता
अपने को आगे अच्छे दिन लाएंगे। हम लोग सब मिलकर सबके साथ हम लोग ये सरकार चलाने के लिए, और यहाँ के पिछले हिस्ट्री भी देखो, 2 बार नायडू जी को जीता है, 2 बार राजशेखर रेड्डी जी को जीता है, 2 बार चंद्रशेखर राव को भी जीता है, 2 बार कांग्रेस के भी सरकार बनाने के उम्मीद है। ये 10 साल हम गरीब लोगों के लिए, गरीब तरक्की के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और ऐसे मौका बार बार आए तो मैं बहुत खुशी हो जाऊंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सुनने के लिए, मिलने के लिए एक अच्छा मौका है। इतने सारे स्कॉलर्स को मिलने का मौका कभी बहुत कम मिलते, ये अच्छा जो मौका मिला है। और जो ऑर्गेनाइजर से जो शामिल हुए बड़े नेता लोग, बहुत सारे जाने माने बड़े बड़े लोग हैं। हम ऐसी किस्मत है कि हम मंच पे बैठे हुए हैं, मगर मंच के नीचे जो लोग हैं हमारे से कोई कम नहीं है, हमारे से भी बहुत एक्सपीरियंस और दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों। तेलंगाना हाईकोर्ट के डी विनोद कुमार ने निर्णय सुनाया है कि झील के सीमा से सटी जमीन पर स्थित इमारतों को ध्वस्त करने से पहले अधिकारियों को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। ये फैसला 8 सितंबर को उमेश वर्मा और रमेश द्वारा हैदराबाद में अमीनपुर झील के बफर जोन में निर्मित इमारतों को गिराए जाने की चुनौती पर लिया गया। कोर्ट ने बताया कि झील के 400 एकड़ क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए 1970 के दस्तावेजात को मान्यता दी जाएगी, न कि 2007 के दस्तावेजों को। अदालत ने कहा कि पुरानी दस्तावेज कोटा चिरू के एफटीएल और बफर जोन का सही क्षेत्र नहीं दर्शाता है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अधिकारियों ने 9 एकड़ भूमि पर बनी इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, ये कहते हुए कि ये एफटीएल क्षेत्र में है और इसके लिए कोई पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं थी। वकील ने तर्क दिया कि अधिकारियों को स्पष्टीकरण की जांच करनी चाहिए थी और इसके बाद ही आदेश जारी करना चाहिए था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इमारत एफटीएल एरिया के झील के बफर जोन में स्थित है तो नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। Shortly, there is an ordinance which is likely to come up probably in the next a month or so. దానికి కావాల్సినటువంటి హోంవర్క్ కూడా జరుగుతున్నది. ఆర్డినెన్స్ తర్వాత naturally next అంటే అసెంబ్లీ సెషన్లో within 6 weeks it has to be passed as a legislation. As it is, as per the GO, we are now we do not issue any notices. So let this be very clear. హైడ్రా నోటీసులు ఇచ్చింది అని చెప్పి వస్తుంటుంది, ఎక్కడ కూడా మేము నోటీస్ ఎక్కడ ఉండదు. సో వీఆర్ మోర్ ఆఫ్ we assist the local authorities like municipalities, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే రెవెన్యూ వాళ్ళు కానీ ఇంకా ఇతర అందరు ఏజెన్సీస్కి మేము వి అసిస్ట్ దెమ్. సో టాస్క్ ఫోర్స్ ఎలా అయితే పనిచేస్తారో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में वृद्धि जारी है, जिसका मुख्य कारण अक्सर ड्राइवरों और यात्रियों की लापरवाही होती है। इसी क्रम में कल शहर के माधापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोतकगुड़ा चौराहे के पास एक दुखद घटना घटी, जिसमें एक युवा लड़की की मौत हो गई है। घटना उस समय हुई जब लड़की सड़क पार कर रही थी और एक आरटीसी बस ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल लड़की को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह अपनी चोटों की वजह से नहीं बच सकी। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है। संबंधित पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने खासकर टैंक बंद पर गणेश विसर्जन के लिए की गई खराब व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ गहरा गुस्सा जताया है। समिति के नेताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने फ्लेक्स, बैरिकेड्स और बार इस प्रकार लगाए हैं कि जैसे टैंक बंद पर कोई धार्मिक समारोह या गणेश विसर्जन नहीं हो रहा है, बल्कि इसका इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। समिति के नेताओं का कहना है कि गणेश विसर्जन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और सरकार द्वारा इसके लिए उचित व्यवस्था नहीं करना निंदनीय है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा लगाई गई बाधाएं विसर्जन प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है और भक्तों की भावनाओं को भी आहत कर रही है। समिति के पदाधिकारियों ने सरकार को विसर्जन व्यवस्था में सुधार के लिए दोपहर तक का समय दिया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की तो वह शहर भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। మధ్యాహ్నం లోపట ఇక్కడ ఏర్పాట్లు గిన ప్రారంభం కాకపోతే సాయంత్రం మా కమిటీ ఉన్నది. మేము నగరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఏరియాల నుంచి ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులను పిలిచినాము.
రేపు పెద్ద ఎత్తున నగరం లోపల ఆందోళన కార్యక్రమానికి నగరం స్తంభింపజేస్తాము. ఎక్కడి గణపతి మండపాలు అక్కడనే మేము గుళ్ళు కడతాం. ఎక్కడ నగరాన్ని మొత్తం స్తంభింపజేస్తాం. కాబట్టి వాళ్ళ అల్టిమేటం ఇస్తా ఉన్నాం. మధ్యాహ్నం లోపల ప్రభుత్వం సరైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఎట్లా ఏర్పాట్లు చేస్తుందో ఆ ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందే. మీకు చేత కాకపోతే ఎందుకు మీటింగులు పెట్టిరు, ఎందుకు చేస్తామని చెప్పిండ్రు, ప్రజలు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు చేత కాకపోతే మేము చేసుకుంటాం. तेलंगाना के परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर ने मंगलवार को गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सभी तैयारियों को पूरी होने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि गणेश मंडपों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी गई है और विसर्जन के दौरान पुलिसकर्मी निगरानी में रहेंगे। मंत्री ने शांतिपूर्ण विसर्जन की अपील करते हुए कहा है कि यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अधिकारियों का ध्यान इसके ओर दिलाया जाए। मंत्री पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद का दौरा किया और अधिकारियों तथा पार्षदों के साथ इलम्मा तालाब में विसर्जन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को बिना किसी परेशानी के నిమజ్జనం గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా జరుగుతుంది. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈసారి మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడంతో పాటుగా నగరానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చినారు. కాబట్టి ఎటువంటి అపోహలు దుష్ప్రచారాలు నమ్మద్దండి. అందరూ కూడా కలిసి ఒక ఉత్సవంగా ఈ గణేష నిమజ్జన వేడుకలు జరుపుకుందామనే మాట మనవి చేస్తూ ఈ 17 నాడు జరిగే గణేష ఉత్సవ నిమజ్జనానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగితే సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తెమ్మని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल तिहाड़ जेल से बाहर आए और रविवार को उन्होंने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। वह अगले 2 दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस इस्तीफा के बाद विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा जो आम आदमी पार्टी से ही होगा। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि तब तक वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जब तक उन्हें जनता की अदालत में सफलता नहीं मिलती। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि दिल्ली चुनाव नवंबर में होंगे और जनता के रामथन के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने 2-2 राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी। पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो।
इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता, इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर, इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलकर, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला कांग्रेस स्थापना दिवस की बधाई दी और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकारों को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस इस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खड़गे ने बयान में कहा कि आधी आबादी को पूर्ण अधिकार देना एक संवैधानिक दायित्व है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अंतरिक्ष उड़ान तक हमारे देश में महिलाओं की शक्ति ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक गर्मागर्मी बढ़ गई है और सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। एबीपी के शिखर सम्मेलन में पूछे गए सवालों के जवाब में स्मृति ईरानी ने किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी के संभावित नुकसान को खारिज करते हुए कहा कि भारत सरकार ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच की और उनकी मांग पर ध्यान दिया है। मामला अभी अदालत में है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहाई के हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर कहा, मुझे लगता है कि केजरीवाल को दिल्ली की सेवा करनी चाहिए क्योंकि उन्हें वहां की आवाम ने दिल्ली के लिए चुना है, इसलिए उन्हें दिल्ली में काम करके दिखाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में नालियों की समस्या, झुग्गियों को तोड़ा जाना और गरीब परिवारों को परेशानियों के मुद्दे उनके कार्यकाल के दौरान हल नहीं हुए और अगर वह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तो उन्हें पहले इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
2020 के दिल्ली दंगे में आरोपी छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को सख्त गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत बिना किसी मुकदमे या जमानत के 4 साल से तिहाड़ जेल में रखा गया है। बार बार जमानत की याचिकाओं और विभिन्न अदालतों में कई बार स्थगन के बावजूद खालिद की हिरासत जारी है। उनका दावा है कि उनकी भागीदारी केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों तक सीमित थी, लेकिन उनका मामला न्यायिक प्रक्रिया की देरी और यूएपीए के आवेदन पर व्यापक चिंताओं को उजागर करता है। हाँ, लेकिन 2000 से अधिक दंगा संबंधी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। खालिद की लंबी प्री ट्रायल हिरासत न्याय प्रणाली और राजनीतिक रूप से आरोपित मामलों की प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। उनका मामला संवैधानिक अधिकारियों और न्यायिक निष्पक्षता पर बहस को भी बढ़ावा देता है, ये दर्शाते हुए कि कैसे गंभीर आरोपों के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना एक चुनौती बन सकती है। सत्य में वजह थे, सत्य की विजय होगी, लेकिन कब होगी और कहां होगी ये नहीं बताता हमारे देश का। आज 13 सितंबर 4 साल पूरे उमर खालिद को जेल में बिना किसी अपराध के, बिना किसी बेल के और बिना सुनवाई के। आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो, आपको किसी मनगढ़ंत मुकदमे के अंदर पकड़ लिया जाए, आप कहें मैंने किया नहीं, कहेंगे कोर्ट में बताओ, कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी और कहेंगे कि आपको ऐसा मुकदमा है कि बेल नहीं मिल सकता, जमानत नहीं मिल सकती। आप कहेंगे हो क्या रहा है भाई इस देश में? यही हो रहा है उमर खालिद और 12 और लोगों के साथ 4 साल से या उससे भी ज्यादा से। बिल्कुल मनगढ़ंत मुकदमे में यूएपीए का केस लगाया गया है। मैं हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मनगढ़ंत है, झूठा है मुकदमा पूरी तरह से। जिन लोगों ने वीडियो पर आके कहा कि पुलिस के हम कानून अपने हाथ में लेंगे दंगे से पहले, खुल के दंगे भड़काए वीडियो पे लाके, उन पे कुछ नहीं हो रहा। और जिन लोगों ने गांधी की बात की, जिन लोगों ने अहिंसा की बात की, उस उमर खालिद पे मुकदमा चलाया जा रहा है, उस पे केस बनाया जा रहा है। मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने उमर खालिद के साथ एक नहीं कई मीटिंग्स एड्रेस की। हर मीटिंग में उमर खालिद ने ये एनटीसीए के जमाने में हमेशा कहा हमें नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करना है, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं। जब दंगे हुए उमर खालिद उससे पहले से दिल्ली में था ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें चार्जशीट में कही हैं जिन तमाम चीजों का मैं खुद गवाह हूं और जानता हूं कि कोई बेसिर पैर की चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मुकदमा बन गया, ठीक है, कोर्ट में जाके आप अपनी बेगुनाही साबित कर लीजिए। पर बेगुनाही कैसे साबित करें? मुकदमा तो शुरू ही नहीं हो रहा। 4 साल हो गए। जैसे ही मुकदमा शुरू होने की नौबत आती, दिल्ली पुलिस एक नई चार्जशीट फाइल करती, कहती कि हमें कुछ नए सुराग मिले हैं और चलाना है, क्योंकि मनगढ़ंत मुकदमा है, कोर्ट के सामने आ गया, खारिज हो जाएगा, इसलिए और चलाओ। 4 साल से ये नाटक चला रही है दिल्ली पुलिस। अब जाके बोला है कि हमने पूरा किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जिनके पास, जिनके बारे में एविडेंस है, जहां एविडेंस है ही नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और बेल नहीं, 14 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख लग चुकी है, फैसला नहीं हुआ। ये 4 साल दाग है, ये दाग है इस देश की संपूर्ण न्याय व्यवस्था पे। पुलिस, प्रशासन, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, सब पर एक धब्बा है। ये धब्बा है भारत के संविधान पे। और ये सब उस शख्स के बारे में, उस उमर खालिद पे, जो कि इस देश का हीरो होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना नहीं कह रहा हूं कि अपराधी नहीं है, हीरो है वो, हीरा है इस देश का। एक ऐसा व्यक्ति जो हर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, ईमानदारी से खड़ा होता है। मुसलमान है पैदाइश से, मुसलमान के विरुद्ध हो रहे अन्याय के बारे में बोलता है, साथ में हर अन्य वर्ग के विरुद्ध हो रहे अन्याय पर भी उतनी ही मुखरता से बोलता है।
हिंदू कम्युनिज्म के खिलाफ बोलता है, मुस्लिम कम्युनिज्म के खिलाफ भी बोलता है, गांधी की बात बोलता है, भगत सिंह की बात बोलता है। ऐसे लोग सिर्फ एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के युवाओं का हीरो है। एक दिन ये लोग देखेंगे, एक दिन ये देश देखेगा। उमर, आप बाहर आओ। आखिर में हेडलाइंस फिर। मंत्री पूनम प्रभाकर ने गणेश विसर्जन के दौरान राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध की घोषणा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं को मानवता के लिए मार्गदर्शन बताया, समाज में एकता की अपील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने झील के बफर जोन में इमारतों को ध्वस्त करने पर नोटिस जारी करने की आवश्यकता को खारिज कर दिया। हैदराबाद में बस की टक्कर से युवा लड़की की मौत, ड्राइवर की लापरवाही का शक। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने टैंक बंद पर विसर्जन की खराब व्यवस्था पर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। वन टीवी हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।